हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनीष महात्वा पहल कोचिंग क्लासेज नवलगढ़ के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं राजस्थान की कला और संस्कृति। राजस्थान की कला और संस्कृति में राजस्थान के दुर्गों का अध्ययन करते हैं। तो राजस्थान के जो दुर्ग बने लगभग जिलों में बने हैं। तो दुर्ग पढ़ने से पहले हम बात करते हैं कि किस किस यहाँ पर जो भी लेखक आए, जो भी साहित्यकार आए, उन्होंने किस तरह दुर्गों का वर्गीकरण किया। देखिए, आइए बात करते हैं। तो जो दुर्ग हैं, तो दुर्गों का सर्वप्रथम वर्गीकरण, दुर्गों का सर्वप्रथम वर्गीकरण है। सुना दोबारा, दुर्गों का जो सर्वप्रथम वर्गीकरण है, ये सर्वप्रथम वर्गीकरण मनुस्मृति में मिलता है। किस में मिलता है? मनुस्मृति में मिलता है। दुर्गों का जो सर्वप्रथम वर्गीकरण, हम जो राजस्थान में दुर्ग बने उन दुर्गों के बारे में बात करेंगे। और तो दुर्गों का जो सर्वप्रथम वर्गीकरण है, ये वर्गीकरण आपका मिलता है मनुस्मृति में मिलता है। अब देखो, कौटिल्य भी आया। कौटिल्य ने भी राजस्थान के जो दुर्ग बने उनकी अलग अलग श्रेणियां बताई। शुक्र नीति थी, उसके आधार पर भी जो राजस्थान के दुर्ग थे उनकी अलग अलग जो नीतियाँ थी, अलग अलग श्रेणियाँ थी, उनके बारे में बात करते हैं। तो सर्वप्रथम बात करते हैं कौटिल्य के अनुसार। किसके अनुसार? कौटिल्य। तो कौटिल्य ने जो राजस्थान में जो भी दुर्ग हैं, तो कौटिल्य ने दुर्गों की जो श्रेणियां बताई हैं वो बताई हैं 4। कौटिल्य ने दुर्गों की 4 श्रेणी बताई हैं। कितनी बताई हैं? 4। तो देखो, कौटिल्य ने कौन कौन सी जो श्रेणी है उनके बारे में कहा। तो दुर्गों का जो सर्वप्रथम वर्गीकरण है, ये वर्गीकरण तो मिलता है आपका मनुस्मृति के अंदर मिलता है, ठीक है ना। अब कौटिल्य ने एक तो बताया ओदक दुर्ग। कौन सा दुर्ग? ओदक दुर्ग। ये ओदक दुर्ग होता क्या है आपका? देखो, वह दुर्ग जो चारों ओर जल राशि से घिरा हो, चारों ओर जल से घिरा हुआ हो, वह क्या कहलाता है? ओदक दुर्ग कहलाता। तो वह दुर्ग जो चारों ओर किससे घिरा हुआ हो? जल से घिरा हुआ हो, चारों ओर जल से घिरा हुआ हो, ठीक है ना। तो वह कौन सा दुर्ग कहलाता है? आपका ओदक दुर्ग कहलाता है, ठीक है ना। एक कौटिल्य ने बताया था धानवन दुर्ग। एक कौन सा बताया? धानवन दुर्ग। ये जो धानवन दुर्ग होता है, ये आपका चारों ओर मरुस्थल से जो घिरा हुआ दुर्ग कहलाता है, ठीक है। जो रेतीले टीले में बोलूँ या बोलूँ मैं मरुस्थल से घिरा हुआ दुर्ग है, वो आपका कौन सा कहलाता है? ये धानवन दुर्ग कहलाता है। तो देखो, ओदक दुर्ग जो चारों ओर किससे घिरा हुआ हो? जल से घिरा हुआ हो। और धानवन दुर्ग है जो चारों ओर मरुस्थल बोलूँ चाहे मैं बोलूँ आपका रेतीले टीलों से घिरा हुआ हो, रेतीले टीलों से घिरा हुआ दुर्ग हो, वह कौन सा कहलाता है? आपका धानवन दुर्ग कहलाता है। एक कौटिल्य ने बताया पर्वत या गिरि दुर्ग। कौन सा बताया? पर्वत या गिरि दुर्ग। देखो, नाम से ही पता लग रहा है, पर्वत यानी कोई पहाड़ है, गिरि का मतलब कोई छोटा पहाड़ या पठार। तो कहने का मतलब है कोई भी पहाड़ी हो या पहाड़ी या पठार पर स्थित दुर्ग, पर स्थित दुर्ग। कौन सा? जो पर्वत या गिरि यानी पहाड़ी या पठार पर जो स्थित दुर्ग होगा वो किसकी श्रेणी में आएगा? पर्वत या गिरि दुर्ग की श्रेणी में आएगा। और एक और बताया कौटिल्य ने, वो बताया आपका वन दुर्ग। कौन सा? वन दुर्ग। चारों ओर किससे घिरा हुआ हो? वनों से घिरा हुआ हो। किससे घिरा हुआ हो? वनों से घिरा हुआ हो, वह कौन सा कहलाता है? आपका वन दुर्ग। तो कौटिल्य ने जो दुर्गों की जो श्रेणी बताई है वो कितनी बताई है? 4 बताई है। ओदक दुर्ग यानी चारों ओर जल से घिरा हुआ दुर्ग कहलाता है। धानवन यानी मरुस्थल या रेतीले टीलों से घिरा हुआ दुर्ग कहलाता है। पर्वत या गिरि दुर्ग पहाड़ी या पठार पर जो स्थित दुर्ग होता है वह कहलाता है। और वन दुर्ग कहलाता है आपको वनों से चारों ओर घिरा हुआ दुर्ग क्या कहलाता है? वन दुर्ग कहलाता है। अब देखो, जो दुर्गों का सर्वप्रथम वर्गीकरण जो मनुस्मृति ने किया था, ठीक है ना। और मनुस्मृति और कौटिल्य किसके अनुसार? इन दोनों के अनुसार, मनुस्मृति और कौटिल्य के अनुसार जो सर्वश्रेष्ठ दुर्ग है वो आपका कौन सा है? गिरि दुर्ग को बताया गया है। किसको बताया गया है? गिरि दुर्ग। तो मनुस्मृति और कौटिल्य के अनुसार जो आपका सर्वश्रेष्ठ दुर्ग होगा वो किसको बताया गया है? गिरि दुर्ग को। अब कौटिल्य ने तो 4 श्रेणियां बता दी, लेकिन आचार्य शुक्र द्वारा एक लिखी गई थी शुक्र नीति। क्या लिखी गई थी?
शुक्र नीति। इस शुक्र नीति के अनुसार देखो जिस तरह ये 4 होते हैं मनुष्य यानी कौटिल्य ने दुर्गों की 4 श्रेणियां बताई, उसी तरह शुक्र नीति में कितनी श्रेणियां होती हैं? 9 श्रेणियां होती हैं। कितनी श्रेणियां बताई दुर्गों की? 9 श्रेणियां बताई। आचार्य शुक्र द्वारा लिखी गई है आपकी ये शुक्र नीति। इस शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों की श्रेणियां होती हैं 9। अब देखो शुक्र नीति पढ़ने से पहले उन्होंने शुक्र नीति है क्या कि एक राज्य में, एक राज्य कहने का मतलब है जो आचार्य जो शुक्र द्वारा लिखी गई थी उसने कहा कि एक राज्य के कितने अंग बताए गए हैं? 7 अंग। एक राज्य के 7 अंग बताए गए हैं, अंग बताए गए हैं। एक राज्य के कितने अंग बताए गए हैं? 7 अंग बताए गए हैं शुक्र नीति के अनुसार। इस राज्य का जो महत्वपूर्ण होता है अंग वो एक प्रथमा आपका स्वामी या राजा, यानी एक राजा है वो भी एक राज्य का क्या होता है? अंग होता है। आपका दूसरा है अमात्य, अमात्य। दूसरा कौन सा है? अमात्य। आपका तीसरा है गुप्तचर। क्या है? गुप्तचर। कौन सा अंग बताया गया? तीसरा गुप्तचर। आपका चौथा अंग है अंग वो बताया गया कोश। कौन सा बताया गया? कोश। और 5वां बताया गया आपका राष्ट्र। कौन सा बताया गया? 5वां अंग राष्ट्र। आपका 6वां अंग है वो बताया गया दुर्ग। कौन सा बताया गया? दुर्ग। और 7वां कौन सा बता दी? सेना। कहने का मतलब है हम राजस्थान के दुर्ग पढ़ रहे हैं और दुर्गों में देखो शुक्र नीति के अनुसार दुर्ग भी राज्य का क्या है? एक अंग माना जाता है। क्या माना जाता है? अंग। तो एक राज्य के शुक्र नीति के अनुसार कितने अंग बताए गए हैं? 7 अंग बताए गए हैं। स्वामी या राजा है, अमात्य है, गुप्तचर है, कोश है, राष्ट्र है, दुर्ग और सेना। ये अंग होना एक राज्य में क्या होते हैं? जरूरी होते हैं। तो देखो जिस तरह हमने थोड़ी देर पहले ही बात की थी दोस्तों की मनुस्मृति और कौटिल्य के अनुसार गिरि दुर्ग सर्वश्रेष्ठ होता है, लेकिन शुक्र नीति के अनुसार जो सर्वश्रेष्ठ दुर्ग कहलाता है वह आपका कहलाएगा सैन्य दुर्ग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कौन सा दुर्ग कहलाएगा? सैन्य दुर्ग कहलाएगा। अब देखो शुक्र नीति ने कौन कौन से जो दुर्ग हैं उनके बारे में बताया कि 9 श्रेणियां तो बताई हैं। देखिए एक बार मैं फिर रिवाइज कर रहा हूँ कि दुर्गों का जो सर्वप्रथम वर्गीकरण है ये वर्गीकरण आपका मिलता कहाँ है? मनुस्मृति के अंदर मिलता है। कहाँ मिलता है? मनुस्मृति के अंदर। तो देखो कौटिल्य ने दुर्गों की कितनी श्रेणियां बताई हैं? 4 श्रेणियां बताई हैं। एक कहलाता है आपका ओदक दुर्ग, यानी जल से घिरा हुआ हो, चारों ओर जिसके क्या हो? जल हो, वह क्या कहलाएगा? ओदक दुर्ग कहलाएगा। धानवन जो मरुस्थल या रेतीले टीलों से घिरा हुआ हो। पर्वत या गिरि दुर्ग पहाड़ी या पठार पर जो स्थित दुर्ग होता है वह क्या कहलाता है? पर्वत या गिरि दुर्ग कहलाता है। और वन दुर्ग क्या कहलाता है? चारों ओर वनों से घिरा हुआ हो, वह क्या कहलाता है? आपका वन दुर्ग कहलाता है। अब जो आचार्य शुक्र द्वारा क्या लिखी गई थी शुक्र नीति, उसके अनुसार दुर्गों की जिस तरह कौटिल्य ने कितनी श्रेणियां बताई? 4 श्रेणियां बताई। उसी तरह शुक्र नीति में कितनी है? 9 श्रेणियां। हम एक एक श्रेणी की बात करते हैं, उसके बाद में बात करेंगे कि अन्य जो दुर्ग बने हुए राजस्थान के विभिन्न जिलों में बने हुए हैं क्या क्या उनकी विशेषता है, उनके बारे में आगे बात करेंगे। लेकिन इससे पहले बताते हैं कि शुक्र नीति में कहा कि एक राज्य के अंग कितने हैं? 7 अंग। और कौन कौन से हैं? एक तो होता है आपका स्वामी या राजा होता है, दूसरा है आपका अमात्य, तीसरा आपका होता है गुप्तचर। क्या होता है? गुप्तचर। चौथा कौन सा होता है? आपका कोश। 5वां कौन सा होता है? आपका राष्ट्र। और 6वां कौन सा होता है? आपका दुर्ग। और 7वां आपकी कौन सी है? सेना। कहने का मतलब है दुर्ग है वो भी क्या है? राज्य का महत्वपूर्ण अंग है। ये शुक्र नीति के अनुसार है। अब देखो मनुस्मृति और कौटिल्य के अनुसार तो सर्वश्रेष्ठ दुर्ग कौन सा है? गिरि दुर्ग है। जबकि आपका शुक्र नीति के अनुसार सर्वश्रेष्ठ दुर्ग किसे माना गया है? सैन्य दुर्ग को माना गया है। अब देखो आगे बात करते हैं शुक्र नीति के अनुसार कौन कौन से दुर्ग हैं उनके बारे में। तो शुक्र नीति के अनुसार जो दुर्ग हैं उनके बारे में देखो। शुक्र नीति के अनुसार यदि हम बात करें तो जो श्रेणियां कितनी थी? 9 श्रेणियां थी। ठीक है ना। तो 9 श्रेणियों में फर्स्ट लेता हूं मैं एरण दुर्ग। कौन सा दुर्ग आता है? एरण दुर्ग। देखो ध्यान रखना दोस्तों, एरण दुर्ग मैं बता रहा हूँ, देखो समझो, ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर क्या हो? खाई हो। क्या हो? खाई, कांटों एवं पत्थरों से क्या हो? सुरक्षित हो। ठीक है ना। ऐसा दुर्ग कौन सा कहलाएगा? एरण दुर्ग। तो इस दुर्ग के क्या हो? चारों ओर खाई हो, कांटे हो एवं पत्थरों से सुरक्षित हो। पत्थरों से
सुरक्षित हो, वह कौन सा कहलाता है आपका एरण दुर्ग। यानी वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई, कांटे एवं क्या हो, पत्थरों चारों ओर, ठीक है ना, वह दुर्ग कौन सा कहलाएगा, एरण दुर्ग। अब एरण दुर्ग का जैसे हम कोई एग्जाम्पल लेते हैं तो आपका आता है रणथंबोर दुर्ग। कौन सा दुर्ग आता है, रणथंबोर दुर्ग। ये रणथंबोर दुर्ग आपका है कहाँ, सवाई माधोपुर में। कहाँ है, सवाई माधोपुर में, ठीक है ना। अब एरण दुर्ग, उसके बाद में दूसरा आता है देखो पारीख दुर्ग। कौन सा आता है, पारीख दुर्ग। एक तो देखो ध्यान में रखना आपका है पारीख दुर्ग और एक है आपका पारिद दुर्ग। एक कौन सा है, पारिद दुर्ग। अब पारिक देखो ख का मतलब होता है खाई, ख से क्या बना लिया, खाई। तो वह दुर्ग जिसके चारों ओर क्या हो, गहरी खाई हो, क्या हो, गहरी खाई हो। वह दुर्ग जिसके चारों ओर गहरी खाई हो वह कौन सा कहलाता है, पारिक दुर्ग कहलाता है। जैसे मैं उदाहरण लेता हूं लोहागढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग आता है, लोहागढ़। और लोहागढ़ है कहाँ, भरतपुर के अंदर है। तो इस दुर्ग के चारों ओर क्या है, गहरी खाई है, जिससे जो भी है मान लो शत्रु हैं वो किसी भी समय अचानक यहाँ पर दुर्ग के अंदर प्रवेश न कर सके, ऐसा दुर्ग कहलाता आपका पारिक। और पारिद दुर्ग, देखो पारिक और जो पारिद है दोनों में अंतर क्या है। पारिद का मतलब ध पारिद, जिसके चारों ओर क्या हो, परकोटे से सुरक्षित हो। ये किससे सुरक्षित हो, परकोटे से सुरक्षित हो। वह दुर्ग जो चारों ओर से किससे सुरक्षित हो, परकोटे से सुरक्षित हो, वह आपका कौन सा कहलाता है, पारिद दुर्ग कहलाता है। पारिद दुर्ग के बाद में आगे बात करते हैं, 4 नंबर आता है आपका धानवन दुर्ग। कौन सा दुर्ग आता है, धानवन दुर्ग। देखो धानवन दुर्ग वह दुर्ग जो चारों ओर से किससे घिरा हुआ हो, मरुस्थल हो, या मैं कहूँ कि रेतीले टीलों से घिरा हुआ हो। किससे घिरा हुआ हो, मरुस्थल या रेतीले टीलों से जो घिरा हुआ दुर्ग है वो आपका कहलाता है धानवन दुर्ग। इस तरह जो का दुर्ग है वो है आपका जैसलमेर का दुर्ग है, चारों ओर रेतीले टीलों से घिरा हुआ है, इसलिए किसकी श्रेणी में आता है, ये धानवन दुर्ग की श्रेणी में आता है। उसके बाद में आगे आता है आपका वन दुर्ग। ध्यान में रखना वन का एक अन्य नाम भी है जिसका नाम है मेवास दुर्ग। कौन सा दुर्ग, वन या मेवास दुर्ग। देखो वन का मतलब चारों ओर किससे घिरा हुआ हो, वनों से घिरा हुआ हो। वह दुर्ग जो चारों ओर से किससे घिरा हुआ हो, वनों से घिरा हुआ हो, वह कौन सा आपका कहलाता है, वन। या इसका दूसरा नाम भी याद रखना, वन को क्या कहते हैं, मेवास भी बोलते हैं। तो वन या मेवास दुर्ग वह आपका कहलाता है। उसके बाद में आगे आपका आता है जल दुर्ग। कौन सा आता है, जल दुर्ग। देखो चारों ओर जल से घिरा हुआ हो, वह दुर्ग जो चारों ओर किससे घिरा हुआ हो, जल से घिरा हुआ हो, क्या कहलाता है आपका, जल दुर्ग। इस तरह का जो उदाहरण आप लेंगे वो आता है आपका गागरोन दुर्ग। जल दुर्ग का जो सर्वश्रेष्ठ उदाहरण आप लेंगे वो कौन सा लेंगे, गागरोन दुर्ग। क्योंकि गागरोन दुर्ग है ये आपकी नदी है काली सिंध और आहू। कौन सी नदी है, काली सिंध और आहू। इस काली सिंध और आहू नदी के संगम तट पर कौन सा दुर्ग है, गागरोन। और जो ये आपका सर्वश्रेष्ठ जो जल दुर्ग का क्या लिया जाता है, एक उदाहरण लिया जाता है। जल दुर्ग के बाद में जो अगला आता है आपका वो आता है सैन्य दुर्ग, सॉरी गिरी दुर्ग ले लेते हैं। गिरी दुर्ग, गिरी का मतलब किसी पहाड़ हो या पठार पर स्थित दुर्ग, पहाड़ या पठार पर स्थित दुर्ग, वह कौन सा कहलाता है आपका, गिरी दुर्ग कहलाता है। उसके बाद में जो आगे लेते हैं 8 नंबर आता है आपका, आता है सैन्य दुर्ग। कौन सा आता है, सैन्य दुर्ग, जिसमें क्या हो, सदा रहने के लिए सैनिकों के लिए क्या माना जाता है, अनुकूल हो, सैनिकों के लिए अनुकूल हो, जहाँ पर क्या रहते हो, सैनिक रहते हैं। और शुक्र नीति के अनुसार जो सर्वश्रेष्ठ दुर्ग है वो किसे माना गया है, इस सैन्य दुर्ग को माना गया। और एक और आपका आता है सहाय दुर्ग। कौन सा आता है, सहाय दुर्ग, यानी सूरवीरों के लिए अनुकूल दुर्ग। सूरवीर जहाँ सैनिक हो, योद्धा राग हो, ठीक है, योद्धा रहते हो, तो सूरवीरों के लिए
अनुकूल दुर्ग, वो कौन सा कहलाता है आपका, ये जो सहायक दुर्ग है। लेकिन राजस्थान में जो इस प्रकार का जो सहायक दुर्ग है, इस प्रकार का कोई भी दुर्ग नहीं पाया जाता है। राजस्थान में इस सहायक दुर्ग जैसा कोई भी दुर्ग नहीं पाया जाता है। तो ये था दोस्तों, देखो शुक्र नीति जो आचार्य शुक्र द्वारा लिखी गई थी। इसने एक राज्य के कितने अंग बताए हैं, 7 अंग बताए हैं और 9 दुर्गों क्या बताई हैं, श्रेणियां बताई हैं, जो कि 9 यहाँ पर आपके सामने हैं, ठीक है ना। अब देखो एक राज्य के 7 अंग कौन कौन से बताए हैं। उसने कहा कि स्वामी या राजा भी एक राज्य का शासन के लिए क्या होना चाहिए, जरूरी है, ठीक है ना। उसके बाद में अमात्य के बारे में बताया। उसके बाद में उसने कहा गुप्तचर होने चाहिए। उसके बाद कहा कि एक कोष खजाना भी होना चाहिए राज्य में, ठीक है। एक राष्ट्र का भी एक राष्ट्र एक राज्य को भी क्या बताया, इसे एक अंग का दर्जा दिया गया। उसने एक दुर्गों के बारे में बताया कि एक राज्य का शासन चलाने के लिए दुर्ग भी क्या होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। और एक सेना भी एक राज्य के जो स्वामी या राजा को रखनी होती है उस वहाँ की सुरक्षा के लिए। तो ये तो शुक्र नीति के क्या थे, एक राज्य के 7 अंग थे। और जो श्रेणियां हैं वो कितनी हैं, 9। एक है आपका एरण दुर्ग, वह दुर्ग जो चारों ओर से क्या हो, गहरी खाई हो, कांटे हो, पत्थरों से क्या हो, सुरक्षित हो, वैसा क्या कहलाता है आपका एरण दुर्ग। यानी शत्रुओं तक वहां तक दुर्ग तक पहुंचने के लिए विभिन्न प्रकार की मुश्किलों का उसको क्या करना पड़ता है, शत्रुओं को सामना करना पड़ता है। और इस तरह का जो दुर्ग आता है वो आपका आता है रणथंभौर दुर्ग। है कहाँ ये, सवाई माधोपुर में, ठीक है ना। बात आगे करेंगे अगले जो भाग में, किस जो रणथंभौर दुर्ग है क्या विशेषताएं, किसने बनाया, क्या क्या था उसके बारे में। तो उसके बाद देखो पारिक, एक तो ख और एक पारिद, 2 हैं, ध्यान में रखना। पारिक का मतलब पारिक खाई, यानी चारों ओर क्या हो, दुर्ग के खाई हो, वह कौन सा कहलाता है, पारिक। जैसे आपका लोहागढ़ दुर्ग है और ये भरतपुर में है, ठीक है ना। ये एक पारिक। और पारिक जिसका परकोटे से क्या हो, जिसके चारों ओर क्या हो, परकोटा हो, और परकोटा क्या हो, सुरक्षित हो। उसके बाद में बात करते हैं धानवन, यानी मरुस्थल या रेतीले टीलों से जो घिरा हुआ दुर्ग है वो आपका क्या कहलाता है, धानवन दुर्ग कहलाता है। देखो वन दुर्ग एक ध्यान में रखना, वन इसको मेवास दुर्ग भी बोला जाता है, ध्यान में रखना इस चीज को। वो चारों ओर किससे घिरा हुआ हो, वनों से घिरा हुआ हो। उसके बाद में देखो जल दुर्ग, जल से घिरा हुआ हो। और इसका सर्वश्रेष्ठ जो उदाहरण आप लेंगे वो उदाहरण क्या लेंगे, गागरोन दुर्ग। ये गागरोन दुर्ग है कहाँ आपका, झालावाड़ में है, कहाँ, झालावाड़ में है। अब देखो ये कौन कौन सी नदियां हैं, काली सिंध और आहू, ये 2 नदी हैं। इस नदियों के संगम तट के ऊपर है। इसके बाद में देखें यदि तो आपका चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, वो भी जल दुर्ग की श्रेणी के अंदर आता है, क्योंकि चित्तौड़गढ़ दुर्ग है वो गंभीरी और बेड़च नदियों के संगम तट पर है। आपका जो भैंसरोडगढ़ दुर्ग है, जो भैंसा सा रोड़ा चारण जो व्यापारी था, ठीक है ना, रोड़ा चारण सो जो बंजारा था, 2 व्यापारियों द्वारा, राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग है जो व्यापारियों द्वारा बनाया गया था, ठीक है ना। जो कौन कौन सी नदियां हैं आपकी, चंबल और बामनी नदियों के संगम तट पर है। ये भी किसके उदाहरण लिए जाते हैं, जल दुर्ग के उदाहरण है। गिरी दुर्ग पहाड़ या पठार पर स्थित दुर्ग है। सैन्य दुर्ग सैनिकों के लिए सदा अनुकूल हो वह दुर्ग। और शुक्र नीति के अनुसार सर्वश्रेष्ठ दुर्ग भी आपका कौन सा माना गया है, सैन्य दुर्ग माना गया। जबकि मनुस्मृति और कौटिल्य के मैंने भी थोड़ा देर पहले ही बताया था, वो कौन सा दुर्ग आपका, गिरी दुर्ग है, ठीक है ना। और सहाय दुर्ग शूरवीरों के लिए सदा अनुकूल हो ऐसा दुर्ग। लेकिन राजस्थान में इस तरह का क्या है, कोई भी दुर्ग नहीं है। अब देखो बात करते हैं, ये तो था कौटिल्य और आपका शुक्र नीति, ठीक है ना। उसके बाद में यदि बात करते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हो रहे हैं जो लगभग एग्जामों में आते रहते हैं। अब इंपॉर्टेंट फैक्टों में कौन कौन से हैं आपके, उसके बारे में देखो बात करते हैं। अब इंपॉर्टेंट फैक्टों में देखते हैं तो राजस्थान में, सुनो, राजस्थान में सर्वाधिक दुर्ग कौन से जिले में है, राजस्थान में सर्वाधिक दुर्ग हैं वो आपके हैं जयपुर में। कहाँ है, जयपुर में। तो राजस्थान में जो सर्वाधिक दुर्ग हैं कौन से जिले में आते हैं, जयपुर में आते हैं। जबकि भारत में सर्वाधिक यदि दुर्ग पूछ लिया जाए, भारत में सर्वाधिक दुर्ग वो आता है आपका महाराष्ट्र। कौन सा आता है, तो राजस्थान में जो सर्वाधिक दुर्ग हैं वो तो कहाँ है, आपके जयपुर में है। जबकि भारत में जो सर्वाधिक दुर्ग हैं वो सर्वाधिक दुर्ग आपके कहाँ हैं, ठीक है, वो महाराष्ट्र में। अगला देखो क्वेश्चन है वो आता है कि राजस्थान में निर्मित प्रथम दुर्ग कौन सा है, राजस्थान में निर्मित प्रथम दुर्ग। देखो जब ये क्वेश्चन इस तरह आता है कि राजस्थान में निर्मित प्रथम दुर्ग है, तो राजस्थान में निर्मित अंतिम दुर्ग भी पूछ सकता है आपको। राजस्थान में निर्मित
अंतिम दुर्ग। 2 क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट ध्यान। जो राजस्थान में निर्मित प्रथम दुर्ग है ये दुर्ग है आपका भटनेर दुर्ग। भटनेर दुर्ग, ये भटनेर दुर्ग है कहाँ आपका? हनुमानगढ़। कहाँ है? हनुमानगढ़ में। जबकि राजस्थान में जो निर्मित अंतिम दुर्ग है ये है आपका लोहागढ़ दुर्ग। कौन सा है? लोहागढ़ दुर्ग। और ये लोहागढ़ दुर्ग आपका कहाँ है? भरतपुर में है। कहाँ है? तो ध्यान में रखना, राजस्थान में जो निर्मित प्रथम दुर्ग है वो भी कौन सा है? भटनेर दुर्ग है कहाँ? हनुमानगढ़ में। तो राजस्थान में जो निर्मित अंतिम दुर्ग है वो कौन सा आपका? लोहागढ़ है। और है ये दुर्ग कहाँ आपका? भरतपुर में। अब देखो अगला, जब इस तरह का क्वेश्चन आ गया तो आते हैं कि राजस्थान में केवल, ध्यान में रखना, राजस्थान में केवल 2 दुर्ग ही मिट्टी से बने हैं। मिट्टी से बने, और संयोग भी कौन कौन सा है? वही है। एक तो आपका कौन सा दुर्ग आता है? भटनेर दुर्ग आता है। एक तो कौन सा आता है? भटनेर दुर्ग आता है। और एक कौन सा आता है आपका? लोहागढ़ दुर्ग आता है। कौन सा आता है? लोहागढ़। देखो संयोग भी क्या है कि राजस्थान में प्रथम भी है वो भटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ है, और राजस्थान का अंतिम निर्मित जो है वो अंतिम दुर्ग कौन सा आपका? लोहागढ़ दुर्ग है, वो भरतपुर में। ठीक है ना। और राजस्थान में केवल 2 दुर्ग हैं जो किससे बने हुए हैं? मिट्टी से बने हुए हैं। एक तो आपका कौन सा आता है? ये भटनेर दुर्ग आता है, और एक कौन सा आता है? ठीक है, लोहागढ़ दुर्ग आता है। अब देखो अगला क्वेश्चन है वो है अंग्रेजों द्वारा निर्मित राजस्थान का दुर्ग। अंग्रेजों द्वारा निर्मित राजस्थान का दुर्ग। ये अंग्रेजों द्वारा निर्मित जो राजस्थान का दुर्ग है वो आपका राजस्थान का दुर्ग कौन सा कहलाता है? टोडगढ़ दुर्ग। कौन सा कहलाता है? टोडगढ़ दुर्ग। क्योंकि इस टोडगढ़ दुर्ग जो अजमेर, ठीक है ना, इसको बनाने वाला था कर्नल जेम्स टोड। कौन था? कर्नल जेम्स टोड। तो अंग्रेजों द्वारा निर्मित राजस्थान का या राजस्थान में निर्मित प्रथम दुर्ग वो कौन सा कहलाता है आपका? टोडगढ़ दुर्ग है। और इस टोडगढ़ दुर्ग को बनाया किसने? कर्नल जेम्स टोड। तो देखो राजस्थान में जो सर्वाधिक दुर्ग हैं वो आपके कहाँ आएंगे? जयपुर में है। जबकि भारत में जो सर्वाधिक दुर्ग हैं वो आपके कहाँ आते हैं? ठीक है, महाराष्ट्र में आते हैं। और यदि आगे पूछा जाए आपको राजस्थान देखे तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये ध्यान में रखना इस चीज़ों को। ठीक है, राजस्थान में निर्मित प्रथम दुर्ग है वो आपका भटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ में है। और राजस्थान में निर्मित जो अंतिम दुर्ग है वो आपका कहाँ है? लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर में। और राजस्थान में केवल 2 दुर्ग ऐसे हैं, राजस्थान में केवल 2 दुर्ग ऐसे हैं जो किससे बने हुए हैं? मिट्टी से बने हुए हैं। एक तो आपका आता है भटनेर दुर्ग जो हनुमानगढ़ में है, और एक कौन सा है? लोहागढ़। देखो संयोग ऐसा है कि प्रथम और अंतिम और मिट्टी से भी ये दोनों ही क्या बने हुए हैं? दुर्ग बने हुए हैं। और अंग्रेजों द्वारा निर्मित राजस्थान का जो दुर्ग है वो कौन सा है? टोडगढ़ दुर्ग है। और बनाया किसने था? ध्यान में रखना, टोडगढ़ दुर्ग कहाँ आता है? रावली टोडगढ़ अभयारण्य जो अजमेर में है, ठीक है ना, वहाँ पर। और कर्नल जेम्स टोड द्वारा बनाया गया। अब देखो इसके बारे में यदि आगे चलते हैं तो एक आता है आपका नवकोटी दुर्ग। कौन सा आता है? नवकोटी दुर्ग। कौन सा? देखो मारवाड़ जो क्षेत्र था, एक तो आपका मेवाड़ था, एक आपका कौन सा था? मारवाड़। तो मारवाड़ में निर्मित 9 दुर्गों के समूह को क्या कहा जाता है? नवकोटी। मारवाड़ में निर्मित 9 दुर्गों के समूह को क्या कहा जाता है? नवकोटी दुर्ग कहा जाता है। पूछ लिया जाए कभी एग्जाम में तो मारवाड़ में निर्मित जो 9 दुर्गों का जो समूह है उसको क्या कहा गया? नवकोटी दुर्ग। उसके बाद में एक आता है आपका कागमुखी। क्या आता है? कागमुखी। यानी देखो हमने मेहरानगढ़ दुर्ग की आगे बात करेंगे जो जोधपुर में है, एक कागमुखी कहा जाता है, यानी एक कव्य जैसा है। तो आगे से, यानी वो ऐसे दुर्ग जो आगे से तो क्या हो? आगे से तो क्या हो? संकरा हो। ऐसा दुर्ग जो क्या हो? आगे से भी तो क्या हो? सकरा हो, और पीछे से क्या हो? पीछे से फैला हुआ हो। फैला हुआ हो, उनको क्या कहा जाएगा? कागमुखी दुर्ग कहा जाएगा। यानी वे दुर्ग जो आगे से तो क्या हो आपके, ठीक है,
संकरे हो और पीछे से आपके क्या हो, फैले हुए हो, ऐसे दुर्गों क्या कहा जाता है, कागमुखी दुर्ग कहा जाता है। और एक दुर्गों के अंदर और आता है आपका पासिव। ध्यान में रखना, एग्जाम में एक दो बार आया हुआ है एक शब्द पासिव, यानी किसी भी दुर्ग पर आक्रमण करने के लिए जब शत्रु सेना द्वारा एक मिट्टी का चबूतरा बनाकर, यानी जो मिट्टी से बना हुआ ऊंचा जो चबूतरा बनाया जाता था, वो चबूतरा आपका क्या कहलाता था, पासिव। तो दुर्ग पर आक्रमण करने के लिए, दुर्ग पर आक्रमण करने के लिए दुर्ग के बाहर मिट्टी से बना चबूतरा, वो आपका क्या कहलाता है, पासिव कहलाता है। ठीक है ना। तो ये है कि राजस्थान में जो सर्वाधिक दुर्ग है, ये सर्वाधिक दुर्ग कहाँ है, जयपुर में आपके आते हैं। और भारत में सर्वाधिक जो दुर्ग हैं वो आते हैं आपके महाराष्ट्र में। और आगे यदि क्वेश्चन है बार बार एग्जाम में ध्यान में रखना, राजस्थान में जो निर्मित प्रथम दुर्ग है ये आपका है बड़नेर दुर्ग, कहाँ है, हनुमानगढ़ में। और राजस्थान में जो निर्मित अंतिम दुर्ग आता है, ये आता है आपका लोहागढ़ दुर्ग, भरतपुर में। देखो संयोग भी ऐसा ही हुआ है कि राजस्थान में केवल दो दुर्ग जो किससे बने हुए, मिट्टी से, एक तो आपका बड़नेर दुर्ग वही हनुमानगढ़ वाला, और एक लोहागढ़ दुर्ग ये भरतपुर वाला। ठीक है ना। आगे जो क्वेश्चन है ये भी ध्यान में रखना है थोड़ा सा आपको, कि अंग्रेजों द्वारा निर्मित राजस्थान में जो प्रथम दुर्ग वो आपका टोडगढ़ दुर्ग है। बनाया किसने था, कर्नल जेम्स टोड ने बनाया था। उसके बाद में आपको देखो नवकोटि दुर्ग किसे कहा जाता है, मारवाड़ में स्थित 9 दुर्गों के जो समूह है उसको क्या कहा जाता है, नवकोटि दुर्ग कहा जाता है। कागमुखी दुर्ग यानी जो आगे से संकरा हो और पीछे से क्या हुआ, वो फैला हुआ, वे क्या कहलाएंगे, कागमुखी। जैसे मेहरानगढ़ है जोधपुर वाला दुर्ग आपका। और पासिव यानी दुर्ग पर आक्रमण करने के लिए शत्रु सेना द्वारा जो भी एक मिट्टी या जो बाहर मिट्टी से बना हुआ जो चबूतरा होता है वो आपका क्या कहलाता है, पासिव कहलाता है। और देखो बात करते हैं यदि राजस्थान में जो मेवाड़ रियासत है, क्योंकि राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक है, राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक वो किसको कहा जाता है, महाराणा कुंभा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, महाराणा कुंभा को। महाराणा कुंभा को क्यों कहा जाता है, क्योंकि कुंभा ने मेवाड़ रियासत में से 84 दुर्गों में से कितने दुर्ग बनाए थे, 32 दुर्गों का निर्माण अपने जीवन काल में करवाया था। इसीलिए राजस्थान में स्थापत्य कला का जो जनक है वो भी किसे माना जाएगा, कुंभा को ही माना जाएगा। तो ये था दोस्तों दुर्गों की श्रेणियाँ कि किस तरह के दुर्ग हैं। आगे हम अगले वीडियो में बात करेंगे कि प्रत्येक जिले में कौन कौन से दुर्ग बने हुए, उसमें कौन कौन सी जो विशेषताएं हैं। तब तक के लिए नमस्कार।